नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा सोर्स लगा है। ये सिकुटा विरोसा नाम के एक पौधे के बारे में है, जिसे आम भाषा में वाटर हेमलॉक भी कहते हैं। हाँ, और जो कि मतलब बहुत जहरीला होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन ये जानकारी सिर्फ जहर के असर की कोई सूखी लिस्ट नहीं है, ये एक पहेली जैसी है। पहेली इसलिए क्योंकि ये उन लक्षणों को एक साथ जोड़ती है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि उनका आपस में कोई कनेक्शन होगा। बिल्कुल, जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसके असर से किसी को चाक या कोयला खाने की जबरदस्त इच्छा हो सकती है। अरे वाह! या फिर जब वो कुछ पढ़ने की कोशिश करे तो अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगें या गायब हो जाएं। ये तो बहुत ही अजीब है ना? तो आज हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पौधा इंसान के शरीर और दिमाग के साथ करता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत चौंकाने वाली है। ये सोर्स सीधे महिलाओं और बच्चों में होने वाले दौरों की बात करता है। ऐंठन की। और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत डरावनी है। हिंसक ऐंठन, भयानक विकृतियां। हाँ। क्या ये सिर्फ लिखने का एक नाटकीय अंदाज है या ये सच में किसी आम दौरे से बहुत अलग, ज्यादा गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नाटकीय भाषा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही सटीक वर्णन है। अच्छा। भयानक विकृतियां का मतलब है कि मांसपेशियां इतनी जोर से और बेतरतीब ढंग से सिकुड़ती हैं कि शरीर लगभग अमानवीय तरीके से मुड़ जाता है। बाप रे। यहाँ तक कि एक खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ओपिस्थोटोनोस। ओपिस्थोटोनोस। इसका मतलब है कि शरीर पीछे की तरफ एक धनुष की तरह खिंच जाता है। ये साफ संकेत है कि व्यक्ति का अपने नर्वस सिस्टम पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है इन दौरों का ट्रिगर। हाँ। सोर्स कहता है कि किसी के छूने से, थोड़ी सी आवाज से या हमके से, झटके से भी ये दौरे वापस शुरू हो सकते हैं। सोचिए जरा। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि मरीज को पूरी दुनिया से अलग थलग रखना पड़ेगा। ये कितनी भयानक स्थिति होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा ओवर सेंसिटिव और अस्थिर हो चुका है। जरा सा भी बाहरी स्टिम्युलस यानी कोई भी उत्तेजना उसे सहन नहीं होती और पूरा सिस्टम ओवरलोड होके फिर से ऐंठन में चला जाता है। अच्छा। और देखिए, ये सोर्स सिर्फ यही नहीं रुकता, ये और गहराई में जाकर खास तौर पर प्रसव के बाद होने वाली ऐंठन यानी पुअर्परल कन्वल्जन्स का जिक्र करता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इसमें वो बताता है कि कुछ पलों के लिए सांस रुक जाती है, जैसे इंसान मर गया हो। ये जो बारीकियां पकड़ने की कोशिश है ना, यही इस सोर्स को खास बनाती है। सही बात है। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं दे रहा, ये बहुत गहरी जांच पड़ताल पर आधारित लगता है। शरीर पर तो इसका असर समझ आ रहा है, लेकिन दिमाग पर इसका असर और भी अजीब है। मिर्गी के दौरों के बारे में जो लिखा है उसमें पेट फूलना और चीखना तो ठीक है, पर फिर आती है वो बात जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सी? पढ़ने से जुड़ा लक्षण। पढ़ते समय अक्षर घूमने लगते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं या गायब हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत खास है। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। इसका मतलब क्या है? ये आंखों की कोई समस्या है या दिमाग की? ये आंखों की समस्या नहीं है, ये सीधे सीधे दिमाग के काम करने के तरीके में एक गड़बड़ी है। अच्छा। हमारी आंखें तो सिर्फ अक्षरों को देखती हैं, लेकिन उन अक्षरों को पहचानना, उन्हें शब्दों में बदलना और उनका मतलब निकालना, ये सारा काम दिमाग करता है। सही है। ये लक्षण बताता है कि वो प्रोसेस ही टूट गया है। दिमाग जो देख रहा है उसे सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कंफ्यूजन है। पढ़ने जैसी इतनी जटिल दिमागी प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कर रहा है। ये सोर्स इन दोनों को एक ही वजह से जोड़ रहा है। अच्छा। ये कह रहा है कि जो ताकत पूरे शरीर की मांसपेशियों को बेकाबू कर रही है, वही ताकत दिमाग की बारीक कार्यप्रणाली को भी अस्त-व्यस्त कर रही है। मतलब एक ही समस्या के दो अलग अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। ये तो शरीर और दिमाग के कनेक्शन को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। लेकिन अब उस हिस्से पे आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगा। खाने की आदतें। हाँ, कोई चाक या कोयला क्यों खाना चाहेगा? और सोर्स तो ये भी कहता है कि बच्चा उन्हें स्वाद लेकर खाता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज की भाषा में इसे पाइका कहते हैं। पाइका? हाँ, यानी ऐसी चीजें खाने की इच्छा जो खाना नहीं है, लेकिन स्वाद लेकर खाना। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। कैसे? इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिमागी मजबूरी नहीं है, बल्कि शरीर की पसंद और स्वाद की भावना ही बदल गई है। अच्छा। जो चीज अपाच्य और बेस्वाद होनी चाहिए, वो उसे अच्छी लग रही है। तो ये इंसान की सबसे बुनियादी इच्छा यानी भूख और स्वाद को ही पलट देने जैसा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरे स्तर का बदलाव है। ये दिखाता है कि असर कितना गहरा है,
ये सिर्फ मांसपेशियों या नसों तक सीमित नहीं है, ये व्यक्ति के मूल व्यवहार और सहज प्रवृत्तियों को ही बदल रहा है। सही है। और इसी पैटर्न में एक और लक्षण फिट होता है, शरीर में हिंसक झटके महसूस होना। हाँ। ध्यान दीजिए, ये बाहरी ऐंठन नहीं है, ये एक अंदरूनी एहसास है, जैसे शरीर के अंदर से कोई बिजली का झटका दे रहा हो। अच्छा। ये भी दिखाता है कि गड़बड़ी बहुत गहरी और अंदरूनी है। ठीक है, ठीक है, सब पौधे के जहरीले असर से होता है, लेकिन फिर ये सोर्स एक और बड़ा मोड़ लेता है और कहता है कि सालों पहले लगी कोई चोट, खासकर सिर या रीढ़ की हड्डी की चोट, भी बाद में इस तरह की ऐंठन पैदा कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही आधुनिक विचार है, खासकर एक पुराने सोर्स के लिए। मतलब एक पुरानी चोट का असर इतने सालों बाद कैसे दिख सकता है? ये इस आइडिया पर आधारित है कि एक गहरा आघात या चोट नर्वस सिस्टम में एक तरह की मेमोरी या कमजोरी छोड़ जाती है। मेमोरी? हाँ, सिस्टम उस चोट से उभर तो जाता है, लेकिन वो हिस्सा हमेशा के लिए संवेदनशील हो जाता है। बाद में कोई और वजह, जैसे ये जहर, उस पुरानी कमजोरी को फिर से जगा सकता है। अच्छा। सोर्स में एक और बेहतरीन उदाहरण है। शरीर में एक छोटी सी फांस चुभने से ट्रिस्मस यानी जबड़ा लॉक हो जाना या टेटनस जैसे लक्षण होना। क्या एक मामूली सी फांस से इतना बड़ा रिएक्शन? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत छोटी और स्थानीय चोट भी पूरे नर्वस सिस्टम में एक भूचाल ला सकती है। का कोई लेना देना नहीं लगता? सही कहा। क्या इनके बीच कोई छिपा हुआ कनेक्शन है? पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ये सोर्स एक कनेक्शन बनाता है, और वो भी बहुत मजबूत। अच्छा। पहले तो ये त्वचा की समस्या का बहुत सटीक वर्णन करता है। सिर और चेहरे पर फुंसियां जो मिलकर एक मोटी पीली पपड़ी बना लेती हैं। फिर एक खास तरह के एक्जिमा का जिक्र है, जिसमें खुजली नहीं होती, जो कि एक्जिमा के लिए बहुत असामान्य है, और उसका रिसाव सूख कर एक सख्त नींबू के रंग की पपड़ी बन जाता है। नींबू के रंग की? रंग तक का इतना सटीक वर्णन? हाँ, यही बताता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से देखी गई चीज है। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। दबे हुए दानों से दिमागी बीमारी, आज की मेडिकल साइंस तो ऐसा नहीं मानती। नहीं मानती। क्या इस सोर्स में समझाया गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या इसके पीछे की सोच क्या है? समझाया तो नहीं गया, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी उबलते हुए प्रेशर कुकर का ढक्कन जबरदस्ती बंद कर दें। ठीक है। भाप बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर दबाव बनाएगी और शायद बर्तन को ही फाड़ दे। अच्छा। इस सोर्स के पीछे की सोच ये है कि त्वचा पर होने वाले दाने या फुंसियां शरीर की किसी अंदरूनी गंदगी या बीमारी को बाहर निकालने का एक प्राकृतिक रास्ता है। अगर आप सिर्फ क्रीम या मलहम लगाकर उस रास्ते को जबरदस्ती बंद कर देंगे, तो वो बीमारी अंदर ही कोई और ज्यादा गंभीर रूप ले लेगी। बिल्कुल, जैसे कि नर्वस सिस्टम में जाकर ऐंठन या दिमागी बीमारी पैदा कर देगी। वाह, ये तो शरीर को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब त्वचा सिर्फ एक बाहरी परत नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रही चीजों का एक आईना है। बिल्कुल, ये शरीर को एक पूरी एकीकृत व्यवस्था के रूप में देखता है, जहाँ कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही है। एक हिस्से में किया गया बदलाव पूरे सिस्टम पर असर डालता है। इस सोर्स ने तो वाकई शरीर और दिमाग को देखने का हमारा नजरिया ही हिला दिया। अब आखिर में इसमें रिलेशंस और एग्रेवेशन जैसी कुछ बातें लिखी हैं। ये क्या है? क्या ये इस पहेली के आखिरी टुकड़े हैं? हाँ, ये एक तरह से इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। रिलेशंस का मतलब है कि सोर्स के लेखक दूसरे जाने माने पदार्थों से इसकी तुलना कर रहे हैं। अच्छा, तुलना। हाँ, जिनके असर कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, जैसे कि हाइड्रोसाइनिक एसिड या स्ट्राइकिनिन, जो दोनों ही नर्वस सिस्टम पर बहुत शक्तिशाली असर करते हैं। ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि ये जहर नर्वस सिस्टम पर असर करने वाले दूसरे जहरों के परिवार में कहाँ फिट बैठता है। और एग्रावेशन, इसका क्या मतलब हुआ? एग्रेवेशन का मतलब है वो चीजें जो इन लक्षणों को और बिगाड़ देती हैं या उन्हें ट्रिगर करती हैं। अच्छा, ट्रिगर्स। हाँ, यहाँ दो चीजें बताई गई हैं, तंबाकू का धुआं और छूना। छूने की बात तो हमने शुरू में ही की थी कि कैसे जरा सा स्पर्श भी ऐंठन को वापस ला सकता है। सही है। तो ये हिस्सा उन बाहरी कारकों की एक सूची है जिनसे प्रभावित व्यक्ति को बचना चाहिए। ये जानकारी को और भी व्यवहारिक बना देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक जहरीले पौधे से शुरू किया और पहुंचे शरीर और दिमाग के एक ऐसे नक्शे तक जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिंसा के ऐंठन, पढ़ने में मुश्किल,
कोयला खाने की अजीब इच्छा, पुरानी चोटों का असर और त्वचा की बीमारियां, ये सोर्स इन सबको एक ही धागे में पिरो देता है। बिल्कुल सही। सारांश है, ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं। ये देखने और समझने का एक पूरा दर्शन है। ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जो एक मानसिक लक्षण मतलब अक्षरों का गायब होना, हाँ। एक व्यावहारिक आदत जैसे कोयला खाना और एक शारीरिक स्थिति जैसे वो नींबू के रंग की पपड़ी, इनके बीच एक गहरा संबंध दिखती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यही शायद आज की चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए उकसाता है। क्या? ज्ञान को व्यवस्थित करने की कौन सी प्रणाली इस तरह के अलग-अलग और जाहिर तौर पर असंबंधित मानव अनुभवों के बीच पैटर्न ढूंढती है? आज की दुनिया में इन लक्षणों के लिए हम शायद एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक और एक त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएंगे। हाँ, और शायद वो तीनों कभी आपस में बात भी न करे। बिल्कुल, लेकिन ये पुराना सोर्स इन सभी को एक ही नज़र से देख रहा है। ये हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम बीमारियों और उनके लक्षणों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। सही बात है। और क्या हमारी आज की विशेषज्ञता वाली प्रणालियां कभी-कभी शरीर और मन के बीच के इन गहरे छिपे हुए संबंधों को देखने से चूक जाती हैं?